भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान पर हम पिछले कुछ जो हमारे व्याख्यान हैं, चर्चाएं हैं, वो हम कर रहे हैं। आज हमारा जो सविनय आंदोलन का जो भाग 7 है, उसमें हम लेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें भारत से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। उधर ब्रिटेन में श्रमिक दल ने भी इस सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार नहीं किया। भारत में इसी समय कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच घोर संघर्ष चल रहा था। इधर से अलावा आंदोलन और उधर से पूरी शक्ति के साथ दमन। इधर से अवज्ञा आंदोलन और उधर दूसरी तरफ से पूरी शक्ति के साथ उसका दमन। ब्रिटेन में पूरी तरह से अनुदार दल की सरकार थी। मैकडोनल्ड भी अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। नई सरकार ऐसा कोई सुधार करने को तैयार नहीं थी जिससे भारतीयों को अधिक अधिकार मिले। भारत पर अंग्रेजों का राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्य किसी भी प्रकार कमजोर पड़े, यानी ब्रिटिश सरकार ऐसा कोई सुधार नहीं चाहती थी जिससे भारतीयों को और ज़्यादा अधिकार मिले। और अंग्रेजों का जो राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्य था भारत पर जो आधिपत्य था, ब्रिटिश सरकार उसको किसी भी रूप से छोड़ना नहीं चाहती थी। सांप्रदायिक पंचाट से उसके इरादे पहले ही साफ हो चुके थे। हमने चर्चा की सांप्रदायिक पंचाट पर कि सांप्रदायिक पंचाट में ब्रिटिश सरकार की क्या छुपी हुई जो नीति थी, क्या उसकी साजिश थी, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। फिर भी तीसरे गोलमेज सम्मेलन ने विभिन्न उप समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया और भारत में नए संविधान के प्रारूप के बारे में कुछ निर्णय लिए। सम्मेलन के समापन पर भारत सचिव ने घोषणा की कि प्रस्तावित संविधान में जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार, यानी भारत सचिव क्या कहते हैं सम्मेलन के समापन पर कि जो भारत के लिए प्रस्तावित संविधान उसमें क्या व्यवस्थाएं होंगी। नंबर 1 बात, संख्या और आबादी दोनों दृष्टियों से लगभग आधे देशी राज्यों के संघ में मिलने के लिए तैयार हो जाने पर संघ व्यवस्था का सूत्रपात हो सकेगा। यानी संख्या और आबादी दोनों दृष्टियों से लगभग आधे देशी राज्यों के संघ में मिलने के लिए तैयार होने पर ही संघ व्यवस्था का सूत्रपात हो सकेगा। दूसरी बात, केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के स्थानों में से 33.5% स्थान भारतीय मुसलमानों को मिलेंगे। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के स्थानों में से 33.5% स्थान भारतीय मुसलमानों को मिलेंगे। और तीसरी बात, सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए जाएंगे। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें नए संविधान के प्रस्तावों को लेखबद्ध किया गया। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा, व्हाइट पेपर ऑन द प्रपोजल्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसके लिए कमांड पेपर 4268 हम देख सकते हैं। रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट कमेटी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, इसका जिल्द फैस्ट है, उसका भाग फैस्ट और पृष्ठ संख्या 282 से 380। उसमें ये जो लेखबद्ध किया गया था प्रस्तावों को, वो विस्तार से और ज़्यादा हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। प्रस्तावों में संघात्मक व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था, यानी संघात्मक व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल दोनों स्तरों पर विशेष उत्तरदायित्व और रक्षोपाय कार्यपालिका के हाथों में सुरक्षित रखे गए थे। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जहाँ गांधी इरविन समझौते में रक्षोपाय भारत के हित में होने थे, वहीं श्वेत पत्र के अनुसार वे भारत और ब्रिटेन दोनों के समान हित में होने थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन से जो चर्चा निकल के बाद में जो श्वेत पत्र जारी हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। नए भारत सचिव सैमुअल होर ने हाउस ऑफ कॉमन्स, संसद का जो सदन है वहाँ पर ब्रिटेन की कॉमन सभा में बोलते हुए 21 मार्च 1933 को क्या कहा, ध्यान से सुने। श्वेत पत्र की योजना भारत को स्वशासन देने की योजना नहीं है, वह तो भारत में संवैधानिक प्रगति की दिशा में एक नई किस्त है। यानी किसी भ्रम में न हो
कि भारत को स्वशासन देने की ओर हम बढ़ रहे हैं। यानी श्वेत पत्र की जो योजना है वो भारत को स्वशासन देने की योजना नहीं है, वो तो केवल भारत में संवैधानिक प्रगति की दिशा में हमारे द्वारा दी जाने वाली एक किस्त है, जो हम आप पर एक उपकार कर रहे हैं, एक तरह से ये मानो। इस भाषण को और ज़्यादा विस्तार से हम देखें तो हाउस ऑफ कॉमन्स डिबेट्स है, जिल्द 276 कॉलम 698, उसमें इसका हमें विस्तार से वर्णन मिलेगा। इस परिवर्तन से संवैधानिक सुधारों की योजना का सारा संदर्भ ही बदल गया। स्वाभाविक था कि इन प्रस्तावों की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इनसे कोई भी संतुष्ट न था। श्वेत पत्र में दी गई योजना इतनी प्रतिक्रियावादी थी कि भारतीय जनमत के प्रत्येक प्रगतिशील वर्ग के लिए सर्वथा अमान्य थी। लगभग सभी भारतीय नेताओं ने इसकी कठोर शब्दों में निंदा की। गोलमेज सम्मेलन की समितियों की सिफारिश से श्वेत पत्र की सिफारिशें किसी भी प्रकार मेल नहीं खाती थी। और ये बात है वो वाई चिंतामणि की एक पुस्तक है, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटिनी, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आप ध्यान रखें। वाई चिंतामणि की पुस्तक है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटिनी। इसमें इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। संभवतः इसीलिए इन प्रस्तावों पर आगे विचार करने के लिए तथा पूरी योजना का परीक्षण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों की एक संयुक्त परवर समिति बनाई। समिति में बहुमत अनुदार दल का था और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। समिति के सामने गवाहों के रूप में ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने का निमंत्रण दिया गया। नवंबर 1934 में इस समिति की रिपोर्ट में दोहराया गया कि संघ की स्थापना तभी हो सकेगी जब कम से कम 50% देशी राज्य उसमें शामिल होने को तैयार हो जाएं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विधानमंडल के लिए परोक्ष निर्वाचन, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का नरेशों द्वारा नामांकन, उच्च सदन समाप्त करने की शक्ति ब्रिटिश संसद के हाथों में रखने आदि के प्रावधान कुछ ऐसे थे जो श्वेत पत्र में दी गई योजना से भी खराब थे। ये सब ऐसी बातें थी जो भारतीय जनमत और राष्ट्रीय नेतृत्व को किसी भी प्रकार पसंद आने वाली नहीं थी। फिर भी संयुक्त परवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक का प्रारूप बनाया जो संसद में पास होने और सम्राट की अनुमति पाने के बाद अगस्त 1935 में कानून बन गया। यही 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिस पर हम पूर्व में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में PDF नोट्स आपको मैं प्रेषित कर चुका हूँ। इस पर हमने चर्चाएं भी कर ली है और इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि नवंबर 1934 में समिति की रिपोर्ट में दोहराया गया कि संघ की स्थापना तभी होगी जब 50% देशी राज्य उसमें शामिल होने को तैयार हो जाएं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विधानमंडल के लिए परोक्ष निर्वाचन, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का नरेशों द्वारा नामांकन, आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझें। पहली बात, केंद्रीय विधानमंडल के लिए परोक्ष निर्वाचन, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का नरेशों द्वारा नामांकन, उच्च सदन समाप्त करने की शक्ति ब्रिटिश संसद के हाथों में रखने जैसे प्रावधान कुछ ऐसे थे जो श्वेत पत्र में दी गई योजना से भी ज़्यादा खराब थे। जो ये समिति बनी थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सब ऐसी बातें थी जो भारतीय जनमत और राष्ट्रीय नेतृत्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली थी। फिर भी संयुक्त परवर समिति की जो ये रिपोर्ट थी, जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक का प्रारूप बनाया जो संसद में पास होने और सम्राट की अनुमति पाने के बाद अगस्त 1935 में कानून बन गया, जिसे हम 1935 के भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग 7 रहा और इस प्रकार हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन
और इससे जुड़ी हुई प्रत्यक्ष अप्रोक्ष जो भी बातें थी, जो भी विचार थे, उन पर हमने अलग अलग भागों के अंतर्गत चिंतन किया है। और आगे का जो विषय होगा वो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग दूसरा विषय लिया जाएगा। धन्यवाद।